जैसा कि आप लोग फिगर पे आज देख रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ का एक नियम होता है। जैसे कि यदि हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड के नियमों का पालन करते हैं, और यदि हम किसी चीज़ को बना रहे हैं या फैक्ट्री खोल रहे हैं तो सरकार गाइडलाइंस जारी करती है। उसके तहत हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या आईटी कंपनी कुछ भी हो बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इसी प्रकार से एक देश के अंदर ये बात हो गई। अगर हम बात संपूर्ण विश्व की करें तो संपूर्ण विश्व को किस गाइडलाइन के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो वो है जैसे कि सभी लोग इकट्ठा हुए विश्व संरक्षण रणनीति जो है बनाने के लिए एक कमेटी बैठी। जैसे कि 1987 की बात करूं तो एक रिपोर्ट आया, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें रिपोर्ट दिया WCED ने, अर्थात वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें हमारे कॉमन फ्यूचर के बारे में रिपोर्ट में आया, जिसमें यह बताया गया कि हम क्या किन किन चीज़ों को साझे रूप से उनका सतत प्रयोग करें, उनका अनुचित प्रयोग ना करें, संसाधनों का दोहन ना करें। अर्थात इस आयोग को ब्रंटलैंड आयोग कहते हैं या इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। सतत विकास की बात करें तो सतत विकास और समावेशी विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत आने वाली सभी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता किए। जैसे कि मान लीजिए कि आज हम लोग 2020-25 के युग में चल रहे हैं, फिर आने वाले हमारी जनरेशन्स के लिए हम क्या देंगे, उनको हम क्या देंगे, इस बातों को ध्यान रखना इसी सतत विकास के जरिए तय होता है कि हम अपने आने वाले भविष्य में किन चीज़ों को देंगे। जैसे कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हम क्या जलवायु परिवर्तन, एक्सट्रीम वेदर्स, आपदा, बाढ़, समुद्री स्तर का ऊपर होना और ओजोन लेयर का खराब हो जाना इत्यादि घटनाएं उनके सामने आ रही हैं। तो इस तरह से जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौता हो रहा है, COP27 अभी हुआ है, तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं सतत विकास की संकल्पना में संसाधनों का संरक्षण करना, अत्यधिक उपयोग ना करना, पदार्थों का रिसाइकिल, रीयूज़, रिप्रोडक्ट, मतलब पदार्थों का पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग किया जाए, रिसाइकिल रीयूज़ की पॉलिसी अपनाएं, और अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, खनिज तेल आदि का उपयोग हम लोग कम करें, जिससे ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जाओं का प्रयोग अधिक करें, जिससे ऊर्जा का खपत कम हो और जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इत्यादि चीज़ें ना हो या नियमित या नियंत्रित किया जा सके। तो इस तरह आप लोग इसको देख रहे हैं सस्टेनेबल गोल्स को, जो कि डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, इन सभी को इनको फॉलो करना पड़ता है। मतलब ये कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है, बट ये गाइडलाइन है। जैसे हमारे रोड पे होता है कि हमें ये नियम है कि बाएं से चलें, तो ये कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई देखने नहीं आता है, बट हमें सत्यनिष्ठा के तौर पे
बाएं से चलना चाहिए। ये हमारे लिए भी सुरक्षा रहेगा और औरों के लिए भी सुरक्षित रहेगा। जैसे कि हम लोग फिगर में देखें, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए, नो पॉवर्टी, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये बहुत ही शॉर्टकट में लिखी हुई हैं। अगर इनको समझाया जाए तो एक बहुत ही विस्तृत इस पे चर्चा हो सकता है। पॉवर्टी इज़ अ ट्रैप, पॉवर्टी एक जाल है। नो पॉवर्टी मतलब जीरो गरीबी, मतलब गरीबी का उन्मूलन। जैसा कि इंदिरा गांधी ने भारतीय लोगों को अपने नारों में हमेशा कहा कि गरीबी हटाओ। तो गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने आप लाती है। जैसे गरीबी होने से भुखमरी होगी, भुखमरी होने से अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा ना होने से एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाएगा, एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाएगा तो स्किल नहीं डेवलप हो पाएगा, स्किल नहीं डेवलप हो पाएगा तो हमें डिसेंट वर्क नहीं मिलेगा, और डिसेंट वर्क नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का ट्रैप बन जाएगा जिससे हम कभी उभर नहीं सकते। इसीलिए जैसा कि इसमें देख रहे हैं कई सारे जो एसडीजी हैं मेरे इन्हीं बातों में आ गए होंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा, जीरो हंगर भुखमरी को कम करना, ये एक बहुत बड़ा समस्या है पूरे विश्व के लिए। पूरा विश्व जो है माल न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मदर मोर्टालिटी रेट इत्यादि चीज़ों से ग्रसित है। वास्टिंग हुआ, वास्टिंग मतलब होता है कि वेट का कम रह जाना, स्टंटिंग का मतलब बौनापन, ये सब भुखमरी के कारण हो रहा है और इससे देश का विकास नहीं हो पाता है, पूरे विश्व का समन्वित विकास नहीं हो पाता है। अर्थात ये विश्व के सामने यह चुनौती है कि कैसे हम लोग भुखमरी को ख़त्म करें। अच्छा स्वास्थ्य, जैसे कि हम लोग एक श्लोक भी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए मगर यदि आपके हेल्थ या स्वास्थ्य में खराबी है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी चीज़ सेकेंडरी होगी, चाहे वो मनोरंजन हो या पढ़ाई हो या कुछ भी हो, लग्ज़री अल्ट्रा लग्ज़री चीज़ों का सेवन करना, सबसे बेसिक चीज़ है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए कहते हैं कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग पे ध्यान देना एसडीजी के लिए, मतलब एसडीजी के अंदर रखा गया है ताकि समस्त देश इसको ध्यान में रख पाएँ। क्वालिटी एजुकेशन, जैसा कि आज आप लोग जानते हैं शिक्षा एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा इज़ अ पावरफुल वेपन नाउअडेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाज में यदि किसी को अपना लाइफ मतलब जीवन स्तर बदलना हो तो वो शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। शिक्षा जितना पावरफुल है उतना ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जैसे कि अच्छी शिक्षा देना सरकार का काम है और माँ बाप, अब तो फ़िलहाल तो ये जो है मौलिक अधिकार हो गया है, राइट टू एजुकेशन, और मौलिक कर्तव्य में भी है कि माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दें। फिर पांचवा आता है जेंडर इक्वालिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पितृसत्तात्मकता भारतीय समाज और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में स्थापित है। इसलिए अभी भी जेंडर के मामले में भारत जैसे देश और अन्य कई देश जहां डेमोक्रेसी होने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है, कई चीज़ों में उनको पीछे रखा जाता है। और लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स में जैसे कि एलएफपीआर में अगर देखें तो महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। कॉरपोरेट सेक्टर में भी महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है। फ़िलहाल कॉरपोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और जैसे कि देखें हम लोग, आज तक महिला सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई नहीं बनी है। तो इसलिए महिला कहीं ना कहीं अभी पीछे है।
इसलिए 2030 तक के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं उसमें जेंडर इक्वालिटी को भी रखा गया है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे कि क्लीन वाटर की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि हम बेसिक इंफ्रा पर ध्यान दें, जैसे कि अस्पतालों में आज भी स्वच्छ शौचालय और पीने का साफ पानी नहीं है, और कई सारे घरों में भी पीने का साफ पानी नहीं है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि कहा, भारत खुले में शौच ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, और फिलहाल 2020 या 22 में, मुझे कोई डाटा क्लियर नहीं है, भारत ओपन डेफिकेशन फ्री भी घोषित कर दिया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुले में शौच ना करें, क्योंकि माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम और खुले में शौच करने से तरह तरह के जीव जंतु भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। और नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज यदि हमें कोई भी कार्य करना होता है तो ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम अपने घरों में लाइट नहीं दे सकते। घरों की पहली नीड होती है कि हमारा प्रकाशित घर हो, अर्थात बल्ब वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी सुचारू रूप से आए। और जैसे कि एफडीआई और एफपीआई की बात करें तो वो भी इंफ्रा को देख के ही दिया जाता है। इंफ्रा में जो बेसिक चीज़ है बिपाशा, यानी बिजली, पानी और सड़क, ये 3 चीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली और पानी और क्लीन एनर्जी, ये एक बेसिक इंफ्रा है जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और तरह तरह की एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं कई सारे, तिस्ता हाइडल प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनसे बिजली उत्पादन होता है। तो अफोर्डेबल एनर्जी रहे और क्लीन भी रहे। 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हम लोग बात करें कि भारत, एक समय ऐसा था कि भारत का जो श्रम कानून था वो बहुत ही जटिल था, अर्थात उसमें किसी प्रकार की जो काम हो वो मानवीय गरिमा से परिपूर्ण हो, ऐसा मानना जाता है। मगर भारतीय वर्क फोर्स इतना अधिक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष की आयु से नीचे है। अतः भारतीय जो कामगारों की मांग है वो कम है और जो सप्लाई है वो अत्यधिक है। इसलिए जो जो रोज़गार होता है या वेजेस कहें, मजदूरी, वो भारतीय लोगों को बहुत कम मिलता है, और गरिमा विहीन कार्यों को करने के लिए भी लोग तत्पर रहते हैं। 9वां की बात करें, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों से बात कर ही लिया है कि बिजली, पानी, सड़क होनी चाहिए, और जो लाइसेंस राज है वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह के चीज़ों से इंफ्रा में अत्यधिक तेज़ गति से विकास होता है। इंडस्ट्री, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर है, और इस समय जो पूरा देश है वो इंडस्ट्री के तरफ बढ़ रहा है। मगर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर जैसे घटनाओं के कारण जो इंडस्ट्री है उसको सस्टेनेबल इंडस्ट्री किया गया है, ताकि अत्यधिक जो है वो किसी प्रकार का जहरीली गैस या जहरीली कचरे किसी प्रकार के मतलब ज़्यादा ना उत्पादित हों। इसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल इंडस्ट्री का बात की गई है। इनोवेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं नवाचार इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द करेंट सिनेरियो। जैसा कि आजकल हम लोग जानते हैं कि एआई का दौर है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो मतलब दौर है, ड्रोन्स का दौर है, और कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर और एप्स का दौर है। तो इनोवेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड। 10वां है
रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि असमानताओं को कम करना। जैसे कि कोरोना वायरस जैसा कि अभी आया 2020-21 में, और उसको इनइक्वालिटी वायरस कहते हैं, क्योंकि इस वायरस ने एक चीज़ साफ कर दिया कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। जैसा कि देखने में आया है कि 1% जनसंख्या के पास 22% वेल्थ है। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ सेंट्रलाइज्ड इन द 1% पॉपुलेशन। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी मतलब समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि सभी को मतलब जीने का अधिकार, या यूं कहें जीने का अधिकार मतलब गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, जिसमें है सैलरी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और एजुकेशन, हेल्थ एंड पोवर्टी ना रहे। ये होता है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जिसमें समावेशी जीवन कहेंगे उसको। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कंजप्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय इंडिया की अगर सिनेरियो में बात करें, ये तो पूरे विश्व के लिए ये एसडीजी है, मगर इंडिया के केस में बात करें तो अभी जल्दी पता चला है कि जो भारतीय सिटीज़ हैं वहाँ पे अर्बन प्लानिंग जो है अब उतना उचित नहीं है, क्योंकि हर बार देखने को मिलता है बेंगलुरु जैसे बड़ी सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बाढ़ आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि सस्टेनेबल सिटी नहीं है। अतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्बन हमारा प्लानिंग हो वो इस तरह हो कि घर हो, उसके बाद वहाँ पे पार्क हो खेलने के लिए, और जो सीवेज सिस्टम है वो भी अच्छा हो, और जो जल निकासी है उसका भी एक प्रॉपर मेथड हो। तो इस तरह से सस्टेनेबल जो सिटी है उसकी अवधारणा है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय डंपिंग की जो है बहुत ही बड़ा मतलब चुनौती है भारत के सामने। कोई भी देश हो, चाइना जैसे कि अपने प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाकर और वो अपने सामान को सस्ते दामों में इंडिया में डंप कर देता है, इसको डंपिंग कहते हैं। तो इस तरह से जैसे कि कोई भी जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन करे तो वो एक उसका मतलब तंत्र बनाए, सिस्टम बनाए, जिससे वो उसको डिस्पोजल भी कर सके। मतलब डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, मतलब जितना भी उसके पुराने जो इक्विपमेंट्स पुराने हो जाए उनको किस तरह से फिर रीयूज़ करना है, उस तरीके से उसको सिस्टम बनाए ताकि प्रोडक्शन और कंजप्शन और फिर प्रोडक्शन हो सके। फिर क्लाइमेट एक्शन, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, COP27 हुआ है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, CBD हो रही हैं, मरुस्थलीकरण को कम करने का प्रयास हो रहा है, जलीय तंत्र को साफ करने का, ओशियानिक एसिडिफिकेशन को कम करने का बात हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब मौसमी दशाएं किसी मतलब विशिष्ट भाग की मौसमी दशाएं 10-20 साल तक बनी रहती हैं तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। और इसी जो क्लाइमेट होता है और वही अब परिवर्तित हो गया है, अर्थात हवा हुआ, उसमें जो अनुपात होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों की, वो धीरे धीरे असंतुलित हो रहा है। CO2 कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है, मीथेन ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर की बात करें, SF6 ज़्यादा हो रहा है, HFC, CFC, PFC इत्यादि गैसों का मिश्रण वायुमंडल में हो रहा है। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज के प्रति हमें एक्शन करना होगा। और बात करें 14वां, और मतलब 14वां की बात करें तो लाइफ बिलो वाटर। जैसे कि प्रधानमंत्री ने COP26 में एक बात और कहा है, लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो ये जो 13 है, 14 है, 15 है, इन तीनों के लिए वो कहीं ना कहीं बेहद प्रभावकारी है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया है कि इट्स अ होल
जैसे कि आप लैंड की बात करें या ओशियन की बात करें, कहीं की बात करें, अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है तो हम कहीं भी प्रदूषण नहीं करेंगे। जैसे कि कचरा जो है वो हम डस्टबिन में डालें, पानी में हम जो डिटर्जेंट है या किसी प्रकार का ऑयल है, किसी प्रकार का कुछ भी पानी में ना फेंकें या रिवर सिस्टम में ना डालें। और जिस तरह हम लोग पूजा करते हैं, फूल को डालते हैं, उन सब चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। और बात करें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में कई चीज़ें आ गई। हमें जो है खुद को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जैसे कि योगा करना चाहिए और नहाना चाहिए। नहाने में हम लोग जितना वाटर कंज्यूम करते हैं उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में कंज्यूम करना चाहिए। हम जब किसी चीज़ का कंज्यूम करें, किसी चीज़ को कंज्यूम करें तो उसका जो कचरा है उसको उचित जगह पे फेंकें। तो ये जो है पेड़ों को हम ना काटें, निर्वनीकरण ना करें, पेड़ लगाएं। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि पेड़ जो है बहुत ज़रूरी होता है, वो जो है अपरदन से बचाव करता है। और मैंग्रोव्स की बात करें, मैंग्रोव्स हमें लगाने चाहिए। इट इज़ अ गुड फॉर एनवायरनमेंट। और एसी का हम लोग जहाँ तक हो सके कम प्रयोग करें, जिससे पीएफसी वगैरह अधिक निकलते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। और फिर छठा 16वां हो गया जस्टिस, पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जैसे WTO, IMF और UN इत्यादि जो मजबूत संस्थान हैं वो जो है स्वायत्त बनी रहें ताकि उसमें जस्टिस और पीस मिल सके। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। और इन सब 17 गोल्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि सभी राष्ट्रों में आपसी समन्वय स्थापित हो, ताकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर विरोधाभास की स्थिति होती है तो कोई भी जो काम है वो उतनी तेज़ गति से नहीं हो पाती है। अर्थात हमें आम सहमति दर्शानी होगी किसी भी बात पर, जैसे वो या फिर ऐसा कहें कि लॉस एंड डैमेज जैसा सिद्धांत हो, या डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी देने का जो बातें चलती हैं बड़े बड़े समारोह में, जैसे G20 या COP27, उसको पालन करें। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।